चलो 12th क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो भी जमा कर दो, अगर मान लो हो रहा है तो ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन समझ सको। आपको बताया गया है ये ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। एक सर्कल दिया है और सर्कल में बताया गया है देखो कि सर्कल में 3 टेंजेंट्स हैं, तो एक टेंजेंट ये है, ठीक है, एक ये टेंजेंट ले लीजिए, दो टेंजेंट हो गए, और एक ये है, तो देयर आर 3 टेंजेंट्स। A, B, C, दिस इज ट्रायंगल, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ओके नो 6 सेंटीमीटर है। तो इससे क्या पता चलता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वल लेंथ के होते हैं। तो अब देखो ये पॉइंट क्या है, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट, ये डी है, ठीक है, और इसको भी कुछ ले लो, ई और एफ ले लो, ओके। अब देखिए इसका रेडियस कितना दिया है, वो से क्या 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करूं तो क्या वो भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ भी ड्रॉ करूं तो क्या वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये बताओ कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट क्या इक्वल होते हैं। तो यदि ये 8 है तो क्या इधर का भी 8 हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर, और ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। आपको ये पता करना है कि कह रहा है ए बी और ए सी बताओ, टू फाइंड ए बी एंड ए सी, और गिवन क्या है, अ ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्स सर्कल, कितना दे रहा है विद गिवन डायमेंशंस, उसकी डायमेंशंस दे दी गई, सही है। अच्छा अब जरा देखो कि हम ये कह सकते हैं सॉल्यूशन में कि CD इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ऐसा क्यों कह सकते हैं कि CD CF के इक्वल है। इसी तरीके से ED इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यों कह सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to circle। और इसी तरीके से let AF is equals to AE is equals to X, इतना समझ में आ गया। ये 6 और 8 तो है बुक में ही दिया है, तो यदि ये 6 है तो ये 6 है, ये 8 है तो ये 8 है, और इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ, X। let AF is equals to AE is equals to X सेंटीमीटर। इतनी बात ठीक है मनीष। अच्छा एक बात बताओ, ये तो सेंटर है, अगर मैं सेंटर से इनको ज्वाइन करूं, अभी बताता हूँ, अभी तो शुरू नहीं है क्वेश्चन, आप पूछ लीजिए जो पूछना। ये देखो हमने क्या किया, वो से इन सबको ज्वाइन कर दिया, आप पूछो। पता चल गया, अभी तक कुछ नहीं किया, इसको ये लिख दिया, इसको इतना ही तो किया, और सेंटर को सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया। अच्छा अब ये मुझे बताओ, ये तो लेट कर लिया, यहाँ तक ठीक है ना, बोलो पूछ लो।
एक पॉइंट है वो दो टेंजेंट बना रहा है तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट 10.2 थ्योरम लगाइए, वो इक्वल इन लेंथ है, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें बताओ अर्पिता, जो हमने अब ज्वाइन कर लिया, बोलो किसको ज्वाइन किया है? ज्वाइन OF OE को तो कर लिया, क्योंकि फिगर तो जो और बोलो AF और AE तो इक्वल होंगे ना पेयर ऑफ टेंजेंट्स। दिया क्या? बुक अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब फिगर देख लो, इनको ज्वाइन कर लिया और इसके बाद क्या किया? ज्वाइन OA OC OB, उन सबको भी कर लिया, OA OB एंड OC। जो हमने ज्वाइन किया उसको डॉटेड कर दिया, ठीक। बुक के डायग्राम कैसे में। अच्छा ये बताओ कि एरिया, हाँ AOC बोलो। हाँ इसकी जगह वहाँ नहीं चलेगी, स्कूल में नहीं चलती, यहाँ चल जाएगी। जैसे ही तुम्हारा, क्योंकि वहाँ तो अलग अलग एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे, किसी बुक में 10.2 होगी, किसी में कौन सी थ्योरम होगी, तो इसलिए वहाँ चलेगी नहीं। वहाँ पर आपको थ्योरम स्टेट ही करनी पड़ती है। समझ आई बात? अच्छा बताओ एरिया AOC क्या होगा? क्या ये परपेंडिकुलर है? तो परपेंडिकुलर होने से ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो एरिया AOC क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? क्या AC है? और हाइट क्या है? OF। तो बेस कितना लगा इसमें? देखो AC 6x 6x नहीं है, 6 और ये 4 है क्या? सही है। अच्छा ये बताओ कि 2 6 प्लस x एरिया A और B क्या होगा? हाफ इंटू AB इंटू OE AB इंटू OE, तो हाफ 8 प्लस x 8 प्लस x और इंटू 4, तो 4 से कट गया, तो दैट इज 2 8 प्लस x, ये हो गया। इसी तरीके से एरिया, अब मुझे बताइए एरिया BOC क्या होगा? इंटू OD, दैट इज हाफ इंटू 14 लिख दें, और इंटू 4, तो ये से कट गया, तो क्या 28 हो गया। अच्छा ये चीज हो गई। क्या ये एरिया जो हमने निकाला है, इधर वाला और इधर वाला और इधर वाला, ये मिलकर इस ट्रायंगल का एरिया बन गया? क्योंकि ये देख लो, यानी आपके पास एक तो एरिया ये हो गया, इधर का एरिया, और एक एरिया इधर का भी हो गया, और एक नीचे का भी तो एरिया बनेगा। तो क्या वो तीनों का जो एरिया होगा वही तो ट्रायंगल का एरिया कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो उसको हमने ले लिया, दैट इज द एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स, इट इज इक्वल्स टू, ये बात हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एरिया ABC निकालो। इसमें अब आप सीधे नहीं निकाल सकते हो, हाइट आपको नहीं पता है, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, लेकिन S क्या है बताओ? इन ट्रायंगल ABC पे S बताना, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो कोई एक चीज ये ले लो, x प्लस 6, x प्लस 8, ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगाना हो तो लगा दो, नहीं तो ये, और प्लस 14, ये 3 साइड ले ली, x प्लस 6, x प्लस 8 और नीचे की क्या है? बाई 2। बात समझ में आ गई? ऐसा तो 9th में किया ना, 3 साइड का सम। तो क्या चीज हो जाएगी बताओ? क्या ये 2x प्लस 14 और प्लस 14 बाई 2, यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? क्या x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब यही वैल्यू यहाँ रखो, क्योंकि ये एरिया है ना। तो अब हम इसकी जगह क्या क्या रखेंगे बताओ? दैट इज रूट S की जगह क्या रखें? बोलो x प्लस 14 रख दें, सही है।
लेकिन ये ब्रैकेट में रखो। और अब इसमें क्या रखें, x प्लस 14 माइनस a जो यहाँ लिया हो, x प्लस 6 लिया है। अब फिर बोलो अब क्या लिखें, x प्लस 14 b जो यहाँ लिया हो, x प्लस 8, और तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस c क्या है 14। बात समझ आ गई। ए बी सी हमने ले ली, ए किसको लिया x प्लस 6, बी लिया इसको c, तो वही तो माइनस कर दिए। अच्छा इधर पर क्या लें, क्या इन तीनों का सम कर लें, एरिया AOC पहले कौन सा था, और प्लस एरिया AOB और प्लस एरिया, क्योंकि वही तीनों मिलकर इसके एरिया बनेंगे। ये कि इसकी जगह ये लिख दिया, उसकी जगह वैल्यू डाल दी। तो बोलो क्या क्या आया है, इसमें भी, इसमें 2 के साथ ही आया, इसमें 2 के साथ आया, ये 28, तो 2 6 प्लस x और 2 8 प्लस x और प्लस 28। इधर क्या आ गया बताओ, x प्लस 14 पहला आया। अच्छा ये बताओ इसमें से x कट गया क्या, 8 आया, इसमें क्या x कट गया तो 6 आया, और इसमें 14 कट गया तो क्या आया x आया। कितनी बात सही है। इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचे, इसमें भी ये 2 इंटू 14 मानो इसको, ये 28 मत मानिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो 6 प्लस x यहाँ बचेगा, 8 प्लस x यहाँ बचेगा, और इसके पास 14 बचेगा क्योंकि 2 बाहर आ गया। 2 तो तीनों में से कॉमन आ सकता है ना। अच्छा इधर बताओ, रूट के अंदर x प्लस 14 है, ये मुझे बताओ 8 इंटू 6 क्या होता है, क्या 48 इंटू x कर दिया। अंदर इसमें देखो क्या क्या बच रहा है, क्या 2x और 14 प्लस 14 क्या होता है 28 हो गया। यहाँ देखो रूट के अंदर x प्लस 14 है, 48 को क्या 16 इंटू 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 16 3 जा भी 48 होगा, और x भी लिख दो। इन सब में सिर्फ 16 बाहर आ सकता है क्योंकि वही एक परफेक्ट स्क्वायर है, और तो कुछ नहीं आ सकता। तो अब इसमें 2 भी बाहर आ सकता है, तो क्या 4 बन जाएगा, देखो 2 और निकाल लो बाहर, और इसमें से 16 को बाहर निकालोगे मनीष तो क्या बनेगा, आप जाने 16 को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, और x प्लस 14 भी बनेगा, और 3x बचा रह जाएगा क्या, 16 बाहर आ गया 4 बन, क्योंकि 4 इंटू 4 का पेयर है ना 16, तो कोई भी चीज अगर रूट से बाहर जोड़े में आती तो अकेली नहीं रह जाती। अच्छा क्या ये 4 इस 4 से कट गया, अब इनका आप क्या करो बताओ, स्क्वायरिंग, दैट इज अगर स्क्वायरिंग करोगे तो बोलो x प्लस 14 का तो स्क्वायर हो गया, और वहां से रूट हट जाएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है, क्या होगा रूट हट जाएगा, और 3x। अगर इधर एक स्क्वायर है उधर एक टर्म है तो क्या ऐसे कट सकती है, नहीं कट सकती ये चीज, या फिर नीचे ले जाके एक काट दो ऐसे जानते हो ना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या 2x स्क्वायर, तो ऐसे काट नहीं देते 2 टर्म, या नीचे ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, कर सकती है ना 2 टर्म। अब ये देखो तो बोलो x प्लस 14 क्या आ गया, क्या 3x आ गया, तो बोलो 3x माइनस x क्या आ गया, 14 तो 2x कितना आ गया, तो x कितना आ गया, x 7 सेंटीमीटर आ गया। यदि x 7 सेंटीमीटर है तो क्या आप हमें AC बता सकते हो, AC आ गया x प्लस 6, that is 7 plus 6 is equal to 13 सेंटीमीटर, और ऐसे ही AB x plus 8 that is 7 plus 8 तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना करके दिखाओ, सर एक सेकंड, तो एक मिनट कहाँ से बताओ, ये वाला है ये ना, इसके नीचे एरिया AOC की जगह ये वैल्यू डालो, एरिया AOB की जगह ये डाली, और बोलो BOC की जगह 28 लिख दोगे। इन दोनों में से 2 कॉमन लो, तो अगर इसमें से 2 बाहर आ जाए तो 14 बचेगा,
उस साइड का समझो, उस साइड का फिर से समझो। तुम्हें s पता चल गया क्या? तो इसको लिखो x + 14, क्या यही s है? अब लिखो s, ये s है और s - a, a क्या है बताओ? a यहाँ ऐसे लिख लो अगर तुम्हें a b c अलग अलग देखना है तो इसको क्या लिख लेंगे? क्या x + 6 लिख लेंगे, हो गया ना पहला s - a। अब क्या लिखो बताओ? s फिर से लिखो और -b, b किसे लिखोगे? एक्सप्रेशन। और फिर ये s -a, s - b, अब क्या लिखोगे बोलो? s - c क्या है बताओ? 14 है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? अब बोलो इस वाले ब्रैकेट में क्या x कट जाएगा? ये प्लस का, ये माइनस का, और इस वाले ब्रैकेट में भी x कट जाएगा और इसमें 14 का। इसके लिए कोई दूसरा इजी मेथड है? 14 में से 6 गया तो 8 आएगा, और 14 में से 8 गया तो 6 आएगा और एक x। ये और भी मेथड बता देंगे, इसे कर लो आप पहले। नहीं कुछ मत बता। यही मेथड सब तरफ चल रहा है। इससे छोटा मत तो बता देंगे, इसको कर लो फिर। ये सबसे छोटा है, तीनों का एरिया अलग अलग निकाल दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक बार हेरोन्स फार्मूला दोनों को इक्वेट कर दिया। यूजिंग हेरोन्स फार्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। एग्जाम में से करने में पूरा टाइम सब कर लेते हैं, 2 बार करवाएंगे हो जाएगा। ये किसी का गलत नहीं होता क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। तीनों का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया, ठीक है। हमने जो सृष्टि के कागज में समझाए वो और कम करके समझाए, लेकिन यहाँ तो पूरा डिटेल में है ना। उनका तो 5 लाइन में आ गया, लेकिन सबके में ऐसा नहीं कर सकते ना। उनके में वही बेस और ये सब निकाल लिया, ये सब बच गया, समझ आया? तो यहीं से भी शुरू कर सकते हो, छोटा करने को तो अपने हाथ में है। नंबर कटेंगे ना ये सर, वो जैसे आपने हाफ में लिखा तो और वगैरह लिखा और ना भी लिखे तो चलेगा। अब जैसे यहाँ सीधा सीधा यही लिख दिया और उनके 4 कॉमन, वो अपने आप में। मतलब सीधा एरिया लिख सकते हैं। हाँ। कुछ नहीं, कुछ लोग तो यहीं से शुरू करते हैं, यहीं सब एरिया लिख देते हैं, हाँ, हम भी कर दे। है ना? कौन इतना करेगा? हमने सब स्टेप बताए, लेकिन कोई यहीं से करना चाहे तो यहाँ अपना एरिया लिखता जाए, यही तो निकाल अभी पर्ची में कर सकते हैं। कर सकते हो। समझ में आया? आपका कुछ नहीं होगा, कितने स्टेप लगे? थोड़े ही लगे, और यहाँ के बाद तो ये सब ऐसे ही बढ़ाए गए जबरदस्ती। इनमें क्या, यही 4 स्टेप ही तो रहेंगे, फिर 5 स्टेप। वो समझ गई तो उसके में फटाफट हमने कर दिया 4 स्टेप। है मुख्य यही आकर्षण। दे दें कागज? ना हाँ साइंस की तरफ भी है क्या? साइंस की क्लास हो जाएगी। ये कर लो, यही तो आखिरी सवाल है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हाँ सब प्लीज थोड़ा सा समराइज करा देना। थोड़ा उतना बता देंगे कि एप्लीकेशन समझ में आ जाए ना। हाँ तो फिर बाद में जब पेपर आएंगे ना बोर्ड्स के टाइम पे जनवरी फरवरी हाँ तब पूरा कराना। हाँ सर, फिर जब जनवरी फरवरी में पेपर आएंगे तो हर एक क्वेश्चन करवा देना उसका एक बार एग्जाम। सब हम करा सबसे नई चीज़ है ना ये। और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो 1 दिन की क्लास में हो जाए, वो इतना सरल है। एक ही एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज और 1 दिन में ही हो जाए। और उसके लिए 3 बच्चे भर रखे हैं सर ने। बहुत सर मेरे क्या? चलो ना प्लांट मूवमेंट्स। सर हाँ रख लीजिए। इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं
यही कट कर सकते नहीं करना। चलो सो movements of plants are usually caused by movement of plants। ये कैसे होगा? आर यूजुअली 100% नहीं लेकिन 90%। यूजुअली का क्या मतलब है? 90% केसेस में यूजुअली कॉज्ड बाई अनइक्वल ग्रोथ। इट इज कॉज्ड बाई अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन। जैसा कि हम ऑक्सीजन में देख चुके हैं कि नहीं? बाई अनइक्वल ग्रोथ इन टू रीजन्स में। जैसे कि अगर हम ये देख लें तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि अगर ये कैंडल है और इसमें इसके पास हमने कोई प्लांट रख दिया तो प्लांट का मूवमेंट किस तरीके से होगा कि नहीं? लाइट की तरफ ऐसा हो जाता है। हमने पिछली बार भी आपको दिखा था। So it is unequal growth in two regions by action of plant hormone। इसे कौन accomplish करता है? एग्जीक्यूट प्लांट हार्मोन। ठीक है। अंडर द influence of stimulus। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हो गया? लाइट हो गई। तो लाइट के इन्फ्लुएंस में हाँ अभी ठीक कर देते हैं। नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स। और इन्फ्लुएंस किसका रहेगा? स्टिमुलस का। तो हम ये प्रूव कर रहे हैं क्या? हम प्रूव नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं प्लांट में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होते हैं। ये जनरली मैं बता रहा हूँ। तो ये उसकी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो अगर वो डायरेक्शनल मूवमेंट है तो उसको क्या कहेंगे बताओ? अगर डायरेक्शनल मूवमेंट है तो ट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे। और फूल का खिलना क्या वो चारों तरफ खिलता है कि एक ही तरफ खिल जाएगा? नहीं, पूरा खिलेगा तो उसको नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। अगर मान लीजिए धूप निकलने तो फूल खिल जा रहा है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर एंड ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर। So these two are the cases which are non-directional। ड्रूप भी कर जाएगा, रात को ऐसे बंद हो जाएगा और दिन में ब्लूम कर जाएगा। ऐसा क्यों है? ये नेस्टिक मूवमेंट है। इसका स्टिमुलस से कोई प्रभाव नहीं। हाँ ये है कि रात हो गई तो बंद हो जाएगा कि नहीं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। वन इज ट्रॉफिक मूवमेंट एंड अदर इज नेस्टिक मूवमेंट। अब उनको देखें। हाँ ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होता है। कुछ मूवमेंट्स ग्रोथ मूवमेंट हैं और कुछ नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, वो सब हम देखें। लेकिन ये जो भी मूवमेंट है वो हार्मोन की वजह से होते हैं और अंडर द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस नहीं होगा तो मूवमेंट क्यों होगा? वो अपना सीधा चलता चला जाएगा। कोई ना कोई स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस क्या हो सकता है बताओ? स्टिमुलस इनके लिए हो सकता है लाइट हो सकती है, और क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, क्या ग्रेविटी भी हो सकती है। ग्रेविटी कैसे? मतलब रूट नीचे बढ़ता है और स्टेम ऊपर बढ़ती है, एंटी ग्रेविटी। तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। अगर आप टेढ़ा गमला रख दो तो थोड़ी दूर तक रूट जाएगी, फिर नीचे ही तब भी चली जाएगी। गमला तिरछा हो गया ना, तो रूट ऐसे ऐसे जा रही थी मान लो, और लेकिन तुमने गमला ही लुढ़का दिया, पैर से मारा, लुढ़क गया तो अब रूट वहाँ से नीचे जाने लगी। बात समझ आ गई? तो वो पॉजिटिव है। तो लाइट, वाटर, ग्रेविटी या और कोई केमिकल्स भी हो सकता है, और टच भी हो सकता है। टच का मतलब थिग्मो, दैट इज फोटो, हाइड्रो, जियो, ठीक हो, कीमो एंड थिग्मो। इनके मीनिंग क्या है? फोटो, हाइड्रो, जियो, कीमो एंड थिग्मो। हाइड्रो का मतलब है पानी, हाइड्रो का क्या मतलब है? वाटर। बोलो, बात समझ में आ गई? थिग्मो, थिग्मो यानी टच। तो फोटो का क्या मतलब है? लाइट। आपने थिग्मस लिखा है ना? हाँ, LIGHT, थिग्मो। और हाइड्रो का मतलब वाटर, जियो
ग्रेविटी, कीमो, केमिकल, थिग्मो, टच। तो प्लांट में दो मूवमेंट हैं। कौन कौन से मूवमेंट हैं? प्लांट मूवमेंट्स दो तरीके के हैं। पहली बात की जो प्लांट मूवमेंट्स हैं, दीज आर कॉज्ड बाय हार्मोन्स, ठीक है। और ये एक होता है ट्रॉफिक मूवमेंट, और दूसरा नेस्टिक मूवमेंट। वो अलग बात है कि ये जैसा बोल रहे हैं कि फोटोनेस्टी, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोनेस्टी, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोनेस्टी, इसी के दोनों टाइप हैं। मतलब ये वहाँ भी हो सकता है, वो हम अलग बात करें। हाँ, वो भी होगा, वो सभी में पांचों के साथ सभी तरीके के मूवमेंट करेगा। लेकिन हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इफ मूवमेंट इज डायरेक्शनल, यानी स्टिमुलस के डायरेक्शन के आधार पर हो। कभी तुम लोगों ने छुई मुई का पौधा छुआ है? टच मी नॉट। सो या प्यूडिका मिमोसा का, वही एक ही बात है। तो वो अगर तुम कहीं से भी छू लो, वो अंदर सिकुड़ जाएगा। आपके छूने के आधार पर ये नहीं कि आपकी तरफ झुक जाए, मुड़ जाए, तो वो नेस्टिक मूवमेंट हुआ। वही वाला जैसे जो एक प्लांट है, पीटर प्लांट कहते हैं, जिसमें उसको इंसेक्ट आता है, तो एक तो पिचर प्लांट है, और दूसरा एक देखो, एक होता है छुई मुई और लाजवंती का पौधा। लाजवंती का मतलब उसे लाज आ जाती है, ऐसा कहा जाता है, तो छूने से। तो ये भी लाजवंती का पौधा कहा जाता है, अदरवाइज प्यूडिका मिमोसा, ठीक है कि नहीं, टच मी नॉट। तो उस प्लांट पे क्या होता है, टच करने से 10 मिनट बंद हो जाता है कि नहीं। तो ऐसा बहुत जगह जंगली पौधा वीड है, एक तरीके से मिल जाता है, ठीक है कि नहीं। हम दिखा भी देंगे, टच करने से क्या होगा बोलो, अंदर की पत्तियां मुड़ जाती हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ देखें ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है। सो अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू, देखिए नोट करें, ट्रॉफिक मूवमेंट, a growth movement of plant, सभी ने जमा कर दिया, ठीक है। प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू, प्लांट पार्ट इनमें ग्रोथ हो जाए इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। सो इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुली होगी और फिर उसकी वजह से ग्रोथ मूवमेंट होगी। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जरा ध्यान दो, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, क्या ये उधर ही डायरेक्शन हुआ जिधर स्टिमुलस था, या तो उधर हो जाए या उसके अवे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टूवर्ड्स, डिपेंड्स ऑन। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो दूर चला जाए, इस टाइम है, अब पानी डालोगे, क्या है, पानी नीचे जाके रूट को दो, ऊपर ही उठ जाए, रूट के हाँ लाओ पानी लाओ। ये भी देखा गया कि रोड के एक तरफ रूट थी और उस दूसरी तरफ पाइपलाइन बह रही थी सीमेंट की, तो रूट वहाँ गई और फोड़ करके पानी लिया, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमको तो पानी चाहिए, फोड़ फाड़ के पानी ले लिया, कहीं उसको पानी मिल ही नहीं जाए। ऐसा होता है, बात समझ में आ गई बात की नहीं। तो ये चीज हमने देखी है। तो यहाँ पर पार्ट इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स, या तो उसकी ओर होगा, अगर फेवर है तो ओर होगा, और नहीं फेवरेबल है तो अवे हो जाएगा। अगर इस टाइम है वो जियो की तरफ नहीं बढ़ता है, इस टाइम क्या करेगा, ग्रेविटी की तरफ, वो तो ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी बढ़ता है, ऐसा होता है। सो इन विच मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। For example, bending of sunflower towards light. Bending of sunflower towards light. Yeah, moving of roots towards gravity. ये भी तो हो रहा है, moving of roots towards ग्रेविटी। ये देखो, ये
गुड़हल का पौधा है और इसमें ये बहुत सारे पॉलेंस हैं और इसी में एक ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें से जब ये हवा से उड़ेगा, पॉलेंस होते हैं ना, बहुत सारे पॉलन होते हैं ना रेड कलर के, दैट इज इसका क्या कहेंगे, हिबिस्कस। हिबिस्कस के प्लांट में क्या होगा, बहुत सारे पॉलन होंगे, तो वो उड़ेंगे लेकिन ये इसी पे ठहरेंगे आके, इसको कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। उन इस पे ऐसा अट्रैक्शन इसके स्टिग्मा पे, हम इसके पार्ट को आगे देख लेंगे, ये इसमें एक एरोमा निकलती रहती है, तो उस एरोमा, इसी स्मेल की वजह से सारे कीड़े इसी पे बैठेंगे और सारा इसका नेक्टर ले करके शहद बनाएंगे इसी स्टिग्मा की वजह से, और उनकी पूंछ में ये पॉलन लग जाएगा और वो जब वहाँ पैर को झाड़ेंगे पंखों को, दूसरे स्टिग्मा पे गिर जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली ये पॉलन इसी स्टिग्मा पे ठहरता, फिर अंदर जा करके फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कीमोट्रोपिज्म हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि वो और कहीं नहीं गया, वो किस पे गया, इसमें। तो केमिकल की वजह से भी हो सकता है, तुम अगर बगल एसिड या पेप्सी डाल दो कि लो पानी पियो पौधा, तो हट जाएगी जड़, कहाँ पानी पिला रहे तो पेप्सी पिला रहे। हुआ है, हमारे बच्चों ने क्या किया ना, पार्टी के बाद, प्रमोशन पार्टी के बाद, कोल्ड ड्रिंक हमारे पौधों में डाल दी, इनको भी पिला। ऐसे पिछले साल के कुछ बच्चे थे, पौधों के किनारे किनारे डाल दी, पी नहीं पी, हमने देखा कि वाह इन्होंने कितना अच्छा काम किया, रूट्स अवे हो गई। प्रैक्टिकल करते बच्चे। हाँ, तो बात समझ में आ गई, ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आ गया, या तो टुवर्ड्स हो या अवे हो। रूट्स का कैसा मूवमेंट होता है, टुवर्ड्स वाटर की अवे फ्रॉम वाटर। मान लीजिए कि ऐसा देखो कि अगर मैं यहाँ एक कटोरे में पानी रख दूं, मिट्टी के कटोरे में, और यहाँ पर प्लांट है, तो इस प्लांट की रूट क्या इधर की तरफ मूव करेगी, ऐसा होगा। तो ये लीफ है, ठीक है, तो इधर मूव करे, तो इससे क्या पता चलता है, ये वाटर की रूट मूव कर रही है, हाइड्रोट्रोपिज्म। जबकि स्टेम का ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, तो वो न्यूट्रल। तो मूविंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी भी है, एंड मूविंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर भी। मूविंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर। ट्रॉपिज्म, ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होगा सार्थक, एक लाइन में डिफाइन करो। Sir, growth movement of plant in response to stimulus. And growth movement in plant, which is in response to in direction of stimulus. ठीक सेंटेंस तो नहीं बना, बोलो। एक लेवल बोलो। movement of plants, movement of plants in response to stimulus in the direction in the direction towards this. डायरेक्शन टुवर्ड्स मत बोलो, इन विच प्लांट मूवमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जैसे स्टेम है वो हमेशा जीरो की तरफ बढ़ेगा क्या, तो हर एक में कोई बोलो फिर से ट्रॉपिक मूवमेंट। एक सेकंड, a growth movement of plant in response to stimulus and which depends on the direction. In which plant In movement which depends plant on movement direction depends. of stimulus। रिपीट करिए ध्रुवांशी। A growth movement of plant parts is in response to stimulus depends on the direction. In which in plant which movement. movements depends on the direction. ऑफ स्टिमुलस। अभी भी सही नहीं आया, ये शिका रिपीट तो करो। आपने भी तो अच्छा हाँ नागराज खाई नहीं। Growth movement of plant parts to response to stimulus depends on the direction सेंटेंस पूरा ही नहीं ऊपर बोलो पियानी। of plant part toward plant part in response to stimulus in which the movement of plant depends on the direction of the stimulus. बहुत अच्छा, अब तुम 5 तरीके के ट्रॉपिज्म बताओ। Sir, phototropism, hydrotropism, geotropism, chemotropism and physiotropism. ये पांचों ट्रॉपिज्म लिख लो। कौन कौन से बताए इन्होंने, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कौन शो करेगा और निगेटिव कौन शो करेगा, ये रूट करेगी और ये इसका
और दूसरा क्या बताया? हाइड्रोट्रोपिज्म। फिर जियोट्रोपिज्म, फिर हीमोट्रोपिज्म और फिर थिग्मोट्रोपिज्म। इतनी बात समझ में आ गई? अगर ऐसी बात है तो अर्पिता तुम मुझे बताओ नेस्टिक मोमेंट की डेफिनेशन। स्पार्क हुआ था क्या? The growth of movement of plant part in response to stimulus when the plant moves away from नहीं। when the plants move in the opposite direction of stimulus. नहीं, पियानी बोलो। Sir, a growth movement of plant part in response to stimulus in which the plant movement doesn't depend on the direction of the stimulus. साक्षी रिपीट करो। मेरे मन में भी यही है ना? हाँ बोलो। growth movement of plant part which in response टू स्टिमुलस यानी किसी उद्दीपक के प्रभाव में प्लांट में हुई वृद्धि जिसमें उसका परिचालन उस उद्दीपक के दिशा पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आई? इन विच द प्लांट मूवमेंट डज नॉट डिपेंड। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ड्रूपिंग ऑफ फ्लावर क्या डिपेंड करता है? जब आप मिमोसा प्यूडिका को छूती हो तो क्या आपके छूने पे डिपेंड करता है आगे पीछे कि वो सिंपली वो ऐसे ही मुरझा जाता है? तो इसमें क्या कह सकते हैं? फिर से बोलो। growth movement of plant part in response to stimulus in which plant movement does not depend on direction of stimulus. आपने ऐसे किसी नेस्टिक मूवमेंट को देखा है, अनुभव किया है? और किया है तो कौन सा नेस्टिक मूवमेंट है? क्या ये थिग्मोनेस्टी है या फोटोनेस्टी को आपने देखा है? ड्रूपिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। फूल क्या होता है कि कभी भी खिल जाता है। क्यों खिल जाता है? क्योंकि जैसे ही धूप निकलती, तुमने देखा है कि गर्मी पड़ी तो छोला खूब ऑस्मोसिस की वजह से कड़ा हो जाता है, फूल जाता है ना, पानी अंदर से जाता है। रात को या फ्रिज के अंदर छोला रखो तो भीगेगा। गर्मी में सूर्य की रोशनी पड़ी, खूब ऑस्मोसिस हुई, अब फूल बिल्कुल ऐसा हो गया। और रात हुई तो ऑस्मोसिस ढीली पड़ी, क्योंकि हीट होने पर क्या होगा बताओ? ऑस्मोसिस का रेट बढ़ता है। और ठंड में अगर तुम सोचो फ्रिज में रख दें, पानी में ही छोला रख दो, भीगेगा क्या? तो ऑस्मोसिस कब बढ़ती है? हीट में। तो हीट में प्लांट हीट भी हो, पानी दे दो, सोने पे सुहागा। हीट भी हो तो क्या प्लांट में पानी पहुंच जाएगा ऊपर? और फिर जब पानी पहुंच जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि तभी तो ट्रांसपिरेशन होगा और वैक्यूम जनरेट होगा। तुमने पानी दे दिया है तो उसके पार्ट्स पूरे टर्जर में होंगे, क्या टाइट हो जाएंगे। और यही ब्लूमिंग है। और रात को होते होते धीरे धीरे उसमें से चूंकि अब ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है तो वैक्यूम जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। जब वैक्यूम जनरेट नहीं होगा तो ड्रूप हो जाएगा। तो उसकी ब्लूमिंग और ड्रूपिंग it does not depends on the direction of sun, however it only depends on osmosis और heat। तो वहाँ वो हीट का ही काम कर रहा है। तो ये कौन सी प्रकार की नेस्टी हुई? फोटोनेस्टी। तो फोटोनेस्टी और थिग्मोनेस्टी, नेस्टिक मूवमेंट सिर्फ दो ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? फोटोनेस्टी और ये भी लिख लो। फोटोनेस्टी में सन ही हुआ, सन के होने या ना होने पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा थिग्मोनेस्टी, जैसे टच मी नॉट, तो उसको लिख लो थिग्मोनेस्टी। तो जैसे थिग्मोनेस्टी ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, वो वाटर के मूवमेंट की वजह से, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से तुमने छुआ, उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से पानी वहाँ से हट गया, सारा पीछे चला गया, पानी हट गया। टच करने से बोलो हटाओ पानी, इसको वैसे। और जब ये ग्रोथ मूवमेंट है, ग्रोथ दोनों हो सकते हैं, कुछ ग्रोथ मूवमेंट भी हैं और कुछ नॉन ग्रोथ भी हैं। ट्रॉपिक में भी जरूरी नहीं ग्रोथ। अब ट्रॉपिक में ग्रोथ मूवमेंट है, लेकिन जो नेस्टिक है उसमें एक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट है और एक मूवमेंट विदाउट ग्रोथ है। बात समझ में आ गई? ये नहीं कि बार बार कोई छू के कहे आज तो हम आज ही बढ़ा डालेंगे प्यूडिका को, ऐसा हो पाएगा क्या? इतना ही रखिए। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके, वेलकम बेटा। दिव्यांगी, दिव्यांगी तो होगी ना, मीनाक्षी मैम की बेटी है। एकलव्य के पापा तो हमारे साथ ही रूम में रहते थे।
हम लोग एक ही बैरक में रहे, एकलव्य के पापा और हम। सर ये लो।